हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूनम है। सक्षम क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं सक्षम क्लास की तरफ से आप सभी को NCERT 6 to 12 NCERT 6 to 12 क्लास का कराऊंगी। उसके साथ ही साथ जो दूसरी सीरीज चलेगी वो सीरीज चलेगी हमारी संविधान एवं राज्य व्यवस्था की। जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे अनुच्छेद, भाग, अनुसूचियाँ, संविधान का विकास कैसे हुआ, कहाँ से कौन से प्रावधान लिए गए। उसके अलावा संविधान सभा का गठन, माउंटबेटन योजना से लेकर के संविधान का निर्माण पूरा हम इसके बारे में पूरे जानकारी पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा अगर हम सीरीज शुरू करेंगे तो वो पढ़ सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तीसरी सीरीज हमारी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की चलेगी, जिसके अंतर्गत हम पूरा शीत युद्ध के दौर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर और समकालीन विश्व में जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, UN, EU, SAARC आदि, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज की जो सीरीज़ है और आज की जो क्लास है उसमें हम NCERT को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम 6 क्लास की NCERT पढ़ेंगे और 6 क्लास की NCERT जिसका नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, उसका पहला पार्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पुस्तक का जो नाम है वो है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पुस्तक का नाम है, जिसका पहला पाठ है विविधता की समझ। विविधता की समझ। तो इस पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ने की कोशिश करेंगे, कौन कौन से इसमें टॉपिक हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे विविधता का अर्थ, आखिर विविधता होती क्या है। दूसरा, समीर और समीर दो लड़के हैं जिनके माध्यम से विविधता को दर्शाने का प्रयास किया गया है और ये दोनों एक अच्छे दोस्त कैसे बने। फिर उसके बाद पढ़ेंगे विविधता, यानी कि विविधता आती कहाँ से है, मतलब जो भी हम विविधता देखते हैं, ये विविधता शब्द जो आया है वो कैसे आया है और विविधता मतलब क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सब भी पढ़ेंगे। इसके साथ ही कि विविधता क्यों इम्पोर्टेंट है, आखिर विविधता नहीं होगी तो क्या होगा और विविधता होने से मतलब क्या इफ़ेक्ट हमारे ऊपर पड़ रहा है। चौथा विषय है भारत में विविधता। भारत को विविधतापूर्ण समाज माना जाता है, या पूरा मतलब क्योंकि भारत में जो समाज है वो विविधतापूर्ण है, इसीलिए भारत को एक विविधतापूर्ण देश माना जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इसी के साथ हम केरल और लद्दाख के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये दोनों अपोजिट, भारत के अपोजिट साइड में है। जैसे कि उत्तर में है लद्दाख और दक्षिण में है केरल, तो इन दोनों के बीच में क्या समानताएँ हैं, क्या अंतर है और क्या विविधताएँ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, विविधता का अर्थ। विविधता का अर्थ क्या होता है। विविधता का अर्थ पढ़ेंगे। आखिर विविधता होती कहाँ, मतलब होती क्या है, विविधता का अर्थ होता है क्या है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी भी कक्षा में जाएंगे, किसी क्लास में बैठे हैं, वहाँ पे बहुत सारे आपके मित्र होंगे, आपके टीचर्स होंगे। कोई टीचर्स कहीं से आएगा, कोई शिक्षक साड़ी पहन कर आएगा, कोई शिक्षक आएगी तो वो सूट पहन करके आएगी, कोई बच्चा हिंदू होगा, कोई बच्चा मुस्लिम होगा। तो ये सब क्या है, विविधता को ही दिखाती है। जैसे मान लीजिए कि कोई क्लास में 3 बच्चे बैठे हुए हैं, 3 बच्चों से कहा जाए कि आप किसी पेड़ का चित्र बनाइए, तो कोई बच्चा जो बनाएगा वो पेड़ ऐसे सिंपल तरीके से बना देगा। एक बच्चा बनाएगा तो वो इस तरीके से बना देगा। कोई बच्चा अगर पेड़ बनाएगा तो वो इस तरीके से पेड़ बना देगा। तो मतलब क्या है कि जो बच्चे हैं उनकी स्किल क्या है, अलग अलग है। उन्होंने जैसा पेड़ देखा होगा वो उसी तरीके का बनाएंगे। क्या होगा, अगर एक ही जैसा पेड़ देखते तो सभी लोग इसी तरीके का पेड़ बनाते। लेकिन विविधता क्या दर्शाती है कि हमारे समाज में अलग अलग पेड़ भी पाए जाते हैं, अलग अलग लोग भी पाए जाते हैं, अलग अलग भाषा, जाति। जैसे हम भारत के नक्शे के माध्यम से जानेंगे कि जो जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, इन सब में उर्दू भाषा बोली जाती है। फिर पहाड़ी इलाकों में पहाड़ी भाषा बोली जाती है, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हुआ। यहाँ पे पंजाब हरियाणा है तो यहाँ पे पंजाबी भाषा, जो हरियाणा है हरियाणवी भाषा बोली जाती है। फिर उसके बाद राजस्थान आता है तो राजस्थान में राजस्थानी भाषा है। फिर गुजरात है, गुजरात में गुजराती भाषा, महाराष्ट्र में मराठी भाषा, कर्नाटक में कन्नड़, केरल में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल भाषा। फिर यहाँ पे तेलंगाना तेलुगु भाषा, उड़ीसा उड़िया भाषा। यहाँ पे जो पूर्वी है, नागालैंड, मिजोरम, असम, इन सब में पूर्वी जो राज्य उसमें असम, बोडो, ये सब जनजातियाँ हैं, उनकी ये भाषाएं हैं, वो बोलते हैं। फिर यहाँ बिहार है तो वहाँ पे मैथिली। यहाँ पे उत्तर प्रदेश है तो ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा बोली जाती है। तो यही इसी से क्या पता चल जाता है कि पूरा भारत जो है हमारा विविधता से भरा हुआ है, और जो अलग अलग भाषा है, अलग अलग जाति है, अलग अलग रीति रिवाज है, अलग अलग हमारा खान पान है, रहन सहन है, वही क्या दर्शाती है हमारी विविधता को। यानी कि कहने का
का अर्थ है कि लोगों के अंदर जो भिन्नताएं पाई जाती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, विविधता। उसी का हम विविधता का नाम देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसमें एक स्टोरी है समीर की मतलब दोस्ती कैसे करें। ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे का अपोजिट है। इन दोनों के अंदर क्या भिन्नताएं हैं इस बुक में दिया हुआ है पूरी तरीके से। जैसे कि क्या होता है कि समीर जो है, लेखक इसमें कह रहा है कि मैं चौराहे पे साइकिल लेके, मतलब चौराहे पे जनपद के रोड पे जा रहा होता है। वो बोलता है कि उसी टाइम पे एक लड़का अखबार बेचता हुआ, अंग्रेजी का अखबार बेचता हुआ आता है। तो समीर मांगता है उससे कि मुझे प्लीज़ एक हिंदी का अखबार दे दीजिए, हिंदी का अखबार दे दीजिए। तो वो मतलब आश्चर्यचकित, जो अखबार बेचने वाला होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और बोलता है कि क्या सच में आपको हिंदी आती है। तो वो बोलता है, जो मतलब साइकिल पे जो समीर रहता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, ये मैंने जो हिंदी भाषा है वो अन्य विषयों के साथ ही पढ़ी है, सब्जेक्ट के साथ मेरी भाषा हिंदी भी थी। तो जो अखबार बेचने वाला होता है वो बोलता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, मतलब ऐसा लगता है उसने ये शब्द पहली बार सुना है। तो इस तरीके से इतनी बात चली रही होती है कि मतलब रेड लाइट से फिर ग्रीन लाइट हो जाती है और दोनों चले जाते हैं। फिर अगले दिन वापस से मिलते हैं तो वो बताता है, समीर जो होता है, साइकिल वाला जो समीर होता है, वो बताता है कि सब्जेक्ट ये विषय होते हैं जो स्कूल में पढ़ाए जाते हैं। वो पूछता है क्या तुम कभी स्कूल नहीं गए। तो अखबार बेचने वाला बोलता है कि नहीं, मैं कभी स्कूल नहीं गया और जितना मतलब मैं छोटे पे से ही अखबार बेच रहा हूँ मम्मी के साथ। अब मम्मी मेरी नहीं है, मेरठ में रहती हैं। इतनी ही उन दोनों के बीच में बात होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मिलते हैं। नेक्स्ट डे मिलने के बाद जो समीर अखबार बेचने वाला होता है वो बहुत उदास रहता है। वो बताता है कि मेरठ में कुछ दंगे हो गए हैं और अखबार की हेडलाइन में भी लिखा होता है कि सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। और उसी टाइम पे ये भी बात होती है कि जो साइकिल वाला लड़का होता है वो बोलता है कि मेरा नाम समीर है। दूसरा वाला भी आश्चर्य से बोलता है कि मेरा नाम भी समीर है। तो जो अखबार बेचने वाला होता है वो कहता है कि आज से आप समीर 1 और मैं समीर 2 हूँ। मैं मुस्लिम हूँ और मेरठ में दंगे हो चुके हैं। यहाँ से वो दोनों चले जाते हैं। तो ये स्टोरी यहाँ पे समाप्त हो जाती है। इसमें ये दिखाया गया है कि दोनों की दोस्ती है और दोनों बिल्कुल अपोजिट है। जैसे जो साइकिल चलाने वाला होता है समीर 1, वो हिंदू होता है, वो स्कूल जा चुका होता है, स्कूल जाता है, पढ़ा लिखा होता है, हिंदी और अंग्रेजी भाषा दोनों का ज्ञान होता है और वो अमीर होता है। दूसरा जो समीर अखबार बेचने वाला होता है वो मुस्लिम होता है, स्कूल नहीं जाता, केवल हिंदी का ज्ञान होता है और गरीब होता है, अखबार बेचने वाला होता है। तो ये इन दोनों में अंतर है कि जैसे अंतर होने, ये विविधता को ही दर्शा रहा है कि किसी के पास संसाधन है, किसी के पास नहीं है। तो इससे विविधता क्या है हमारी सामने आती है, ठीक है। उसके बाद हम विविधता को कैसे समझ सकते हैं, आखिर विविधता आई कैसे है, मतलब कोई भी समाज विविधतापूर्ण समाज कैसे बना, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो ये बता सकते हैं कि जैसे मान लीजिए यात्रा, हम ही कहीं यात्रा करने जाते हैं, घूमने फिरने के पर्पज़ से कहीं अगर जाते हैं तो वहाँ पे होता है कि घूमने फिरने जाते हैं तो वहाँ पे अलग अलग चीज़ें दिखाई देती हैं। वहाँ की बोली अलग होती है, वहाँ की भाषा अलग होती है, खान पान अलग होता है। तो वहाँ पे हम जाते हैं तो वहाँ की संस्कृति को, खान पान को अपना लेते हैं। साथ ही जो चीज़ें हमने अपने समाज में जहाँ से हम गए हैं वहाँ से जो चीज़ें अपनाई है वहाँ पे जाके भी हम वही चीज़ों को ढूंढते हैं। तो इससे भी विविधता या संस्कृति जो है उसका ट्रांसफ़र हो जाता है दूसरे जगह पे, ठीक है। दूसरा आता है खेती। पहले के ज़माने में, मतलब पहले के टाइम पे प्राचीन भारत में क्या होता था कि लोग भोजन की तलाश में या अच्छे मौसम की तलाश में जाते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे जहाँ पे पानी उपलब्ध हो पूरी तरीके से, जहाँ का मौसम रहने के अनुकूल हो। तो इस तरीके से जाते थे। तो वहाँ पे भी क्या होता था कि मान लीजिए रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ पे पानी वानी नहीं होता था, तो वहाँ पे मांस मिल जाता था, किसी को मार काट के खा सकते थे उसमें। दूसरी जगह अगर उसमें पानी वाले क्षेत्र में जाते थे तो वहाँ मछलियों को पकड़ के खाते थे, जंगल के एरिया में जाते थे तो जानवरों का शिकार करके खाते थे। तो इस तरीके से जहाँ पे यमुना हो गया, कोई नदियों के किनारे अगर जाते थे तो वहाँ पे खेती कर सकते थे। तो इसीलिए जब खेती के लिए भी आते जाते थे तो इससे भी विविधता बनती थी, बढ़ती चली गई। तो ये भी एक विविधता का कारण है, खेती के लिए जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। दूसरा, बसने के लिए कभी कभार ये होता है कि लोग किसी भी कारणवश जहाँ पे उन्हें रहने अनुकूल जलवायु मिल जाती थी वहाँ पे वो लोग बस जाते थे। तो ये भी विविधता को जन्म देती है। दूसरा, व्यापार। प्राचीन समय से ही भारत में मतलब व्यापार होता रहा। लोग कहीं का कुछ फेमस चीज़ें होती थी, जैसे केरल का उदाहरण हम अभी पढ़ेंगे तो वहाँ पे गरम मसाले बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, काली मिर्च हो गया, लौंग हो गया, ये इलायची। तो व्यापार करने के लिए। और फिर लद्दाख में पढ़ेंगे कि पश्मीना ऊन मिलता है, तो पश्मीना ऊन ने भी व्यापारी को अपनी तरफ आकर्षित किया है ऊन के लिए। तो व्यापार की वजह से विविधता आती है। फिर रोजगार, बहुत सारे लोग रोज़गार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जैसे कि बिहार यूपी के लोग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर आदि में रोज़गार के लिए जाते हैं। तो वो वहाँ की संस्कृति को अपना लेते हैं। जैसे बिहार में खाने पीने की चीज़ें जो दाल चावल लिट्टी चोखा है, तो वो वहाँ जाके वो चीज़ ढूंढते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो वही चीज़ें वहाँ जाके खाते हैं, बल्कि वो वहाँ की चीज़ें, जहाँ बेंगलोर में जो चीज़ें मिलती हैं, दिल्ली मुंबई में जो चीज़ें हैं, वो चीज़ों को खाते हैं, वैसा ही पहनते भी हैं। तो इससे भी संस्कृति का क्या होता है, जो विविधता है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है और संस्कृति का आदान प्रदान हो जाता है। फिर युद्ध, अगर भारत है
कहीं पे युद्ध हुआ, किसी के साथ युद्ध होता है तो बहुत सारे लोग मतलब युद्ध के टाइम पे सरकार जो है वो नागरिकों को मूलभूत आवश्यकताएं प्रदान नहीं कर पाती है, जिसके कारण लोग आसपास के क्षेत्रों में, आसपास के देशों में जाके बसना शुरू कर देते हैं। तो ये भी क्या करती है, संस्कृति विविधता लाती है, क्योंकि वो अपने यहाँ की जो खान पान रहन सहन है वो दूसरे देशों में ले जाते हैं, वो अपना छोड़ नहीं पाते हैं। फिर लास्ट जो है सूखा अकाल, जब कहीं बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ जाता है या कुछ और महामारी फैल जाती है तो उसकी वजह से भी लोग पलायन कर जाते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह बस जाते हैं, तो इससे भी विविधता आ जाती है। ठीक है, फिर आता है इतिहास और भूगोल, मतलब कैसे इतिहास ने हमारे विविधता को जन्म दिया है और भूगोल भी एक रीज़न हो सकता है विविधता आने का। तो इन दोनों के बारे में हम लद्दाख और केरल का एग्जाम्पल के माध्यम से पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। उससे पहले हम पढ़ेंगे कि विविधता मानव के लिए क्यों ज़रूरी है। विविधता, आखिर विविधता नहीं होगी तो हमें कैसा लगेगा, समाज कैसा होगा, देश देखने में कैसा प्रतीत होगा। तो ये हम एग्जांपल से पता लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके आसपास के लोगों ने सबने रेड कलर पहन रखा है तो कैसा लगेगा, एक बोरिंग सा प्रतीत होगा, जैसे रंगहीन दुनिया लगेगी। तो वही कह सकते हैं कि जब समाज में विविधता नहीं होगी तो पूरा जो दुनिया है, समाज है, वो एकदम बोरिंग सा लगेगा, कुछ नयापन दिखाई नहीं देगा। इसीलिए जो विविधता है वो हमारे लिए ज़रूरी है, समाज में नयापन को लाती है, विशिष्टता लाती है, दुनिया को रंगीन बनाती है, नई नई चीज़ें हमें सीखने का मौका मिलता है। विविधतापूर्ण समाज से हम नई नई चीज़ें सीखते हैं। मान लीजिए कि हमें सिर्फ ड्राइंग करने आती है लेकिन किसी और को अच्छे से पढ़ाने आता है, अच्छे से लिखने आता है, तो हम क्या करेंगे, उससे उसकी स्किल को सीख लेंगे। हमें सिर्फ दाल चावल बनाने आता है लेकिन सामने वालों को रोटी सब्जी अच्छे से बनाने आती है तो हम उससे उसकी स्किल को सीख सकते हैं कि वो किस तरीके से बनाता है। तो ये क्या होगा, हमारे अंदर बहुत सारी मल्टी टैलेंट आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो क्यों ज़रूरी है, ताकि नयापन आए समाज में, हमें नई नई चीज़ें दिखें। सौंदर्य, जब विविधतापूर्ण होगा, अलग अलग तरीके के कपड़े दिखेंगे, साड़ी, कुर्ता, धोती, सब कुछ दिखेगा तो क्या दिखेगा, सुंदरता दिखेगी चारों तरफ। फिर उसके बाद विशिष्टता, सबकी एक अलग पहचान होगी, देखने का नज़रिया होगा, नई संभावनाओं के लिए जगह मिलेगी। मतलब जब बहुत सारे लोग आपस में मिल के अलग अलग स्किल वाले, अलग अलग जो उनके अंदर क्वालिटी है वो सब मिलने के बाद में क्या होगा, नई संभावनाओं नई संभावनाओं के लिए जगह मिलेगी। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इतिहास और भूगोल से कैसे विविधता हमारे भारत में आई है। तो इसमें दो भारत में विविधता हम पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत लद्दाख और केरल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लद्दाख के बारे में। लद्दाख के बारे में पढ़ेंगे। तो लद्दाख जो है, यहाँ पे हमारा पड़ता है जम्मू कश्मीर। तो लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर का पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र है। यानी यहाँ जम्मू कश्मीर है तो ये लद्दाख है। भारत में यहाँ उत्तर और ये दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, तो ये पश्चिमी उत्तरी पूर्वी क्षेत्र लद्दाख है हमारे भारत का, जो कि रेगिस्तानी क्षेत्र है। यहाँ मतलब ये जो लद्दाख है वो पूरा रेगिस्तानी क्षेत्र है और बर्फ़ से साल भर ढका ही रहता है और बहुत ज़्यादा वहाँ पे ठंड पड़ती है। ठीक है, और वहाँ पे बारिश भी कम होती है, बहुत ज़्यादा बारिश कम होती है तो खेती कम होती है। अगर जहाँ पे बारिश कम होगी तो खेती भी कम होगी, क्योंकि रेगिस्तानी इलाका है तो मृदा उपजाऊ नहीं है, वहाँ पर कृषि नहीं हो पाएगी। उसके बाद खेती नहीं है तो खेती मुख्य पेशा नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे खेती नहीं होगी तो कुछ और ही करते होंगे। तो वहाँ के लोग मेन क्या करते हैं, पशुपालन करते हैं, मतलब बकरी या गाय, एक खास किस्म की जो होती है बकरी होती है, भेड़ की तरह दिखाई देती है लेकिन इसको बकरी कहा जाता है। खास किस्म की जो बकरी होती है वो पाला जाता है, सबसे ज़्यादा संख्या में लोग इसी को पालते हैं। और इसके पालने का रीज़न क्या है, पश्मीना ऊन की प्राप्ति, ताकि वो लोग जो पश्मीना ऊन है उसको निकाल सके। इससे बनती है शॉल जो बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं। ये शॉल बहुत ज़्यादा गर्म होती है क्योंकि ये ठंडा इलाका है, हमेशा बर्फ़ से ढका होता है, तो वहाँ पे गर्म कपड़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वो हमें गर्म कपड़े किससे प्राप्त होते हैं, पश्मीना ऊन से। और वहाँ पे मेन जो पेशा है वो पशुपालन है, तो लोग गाय भी पालते हैं, याक भी पालते हैं। तो वहाँ के लोग मुख्य रूप से किस पे निर्भर होते हैं, दूध और उससे बने उत्पाद जो होते हैं, जैसे मक्खन हो गया, घी हो गया, मांस हो गया, तो उसी पे निर्भर रहते हैं। मतलब वहाँ पे ज़्यादातर लोग सब्जी वब्जी नहीं मिलती है क्योंकि खेती नहीं होती है, तो मेन क्या निर्भर रहते हैं वो मांस पे और दूध से बने उत्पाद पे। और यहाँ जो पश्मीना ऊन है, इसके लिए जो लद्दाख है वो व्यापारियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। मतलब जो व्यापारी होते हैं वो रास्तों से लद्दाख में इसलिए आते हैं ताकि वो पश्मीना ऊन को प्राप्त कर सकें और उससे बनी वस्तुओं को ले जा करके व्यापार कर सकें। ठीक है, उसके बाद आता है दर्रा। दर्रा का अर्थ होता है रास्ता। जैसे लद्दाख जो है वो पूरा हिमालय पर्वत के अधीन में आता है, तो वहाँ पे ऊँचे ऊँचे बहुत पहाड़ होते हैं, तो दो पहाड़ों के बीच से जो रास्ता निकलता है उसी को हम दर्रा कहते हैं। ठीक है, तो दर्रा जो है वो पहाड़ों से होकर रास्ता जाता है। लद्दाख माना जाता है कि जो लद्दाख में जो दर्रे बने हुए हैं उसी के रास्ते लगभग इस्लाम धर्म 100 वर्ष पहले आ गया था। जो ये दर्रे बने थे इन्हीं के रास्ते लद्दाख में सबसे पहले इस्लाम धर्म आया था, ये माना जाता है। फिर सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे जनसंख्या है वो दो समुदायों के, मुस्लिम और बौद्ध जनसंख्या यहाँ पे पाई जाती है। और यहाँ पे गानों तथा कविताओं का मौखिक संग्रह है।
जो लद्दाख के लोग हैं उनकी कोई रचना मतलब वो लिखित रूप में गानों को और वहाँ की जो कविताएं उसको लिखित रूप में नहीं रखते हैं, कोई ग्रंथ के रूप में सजा के नहीं रखते हैं, बल्कि उसे मौखिक रूप में मतलब वो गाते रहते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं, मुंह से बोल बोल के प्रैक्टिस करते हैं डेली में, तो वैसे वो याद रखते हैं, मतलब वो गा गा के उसको रोज़ प्रैक्टिस में ला ला के याद करते हैं, वैसे उसको उन लोगों ने इकट्ठा कर रखा है। तिब्बत का एक ग्रंथ है केसर सागा, क्योंकि तिब्बत जुड़ा हुआ है, यहाँ पे तिब्बत पड़ता है चीन के पास में, तो लद्दाख से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ का जो ग्रंथ है वो है केसर सागा। केसर सागा तिब्बत का ग्रंथ है, लेकिन ये कहाँ प्रचलित है? लद्दाख में। तो क्या पता चल रहा है कि लद्दाख जो तिब्बत की विविधता या संस्कृति है वो यहाँ पे आ गई है लद्दाख में। ठीक है, तो ये हमने जाना लद्दाख के बारे में। अब जानते हैं केरल के बारे में कि केरल की क्या स्थिति है। केरल सॉरी, केरल जो है वो दक्षिण पश्चिम इलाका है। केरल जो है वो दक्षिण पश्चिम इलाका है भारत का। ये क्या है कि इधर जो है वो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं केरल में, और पूर्व में पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, और पश्चिम में समुद्र है इसके अवस्थित। यहाँ पे कार्डमम पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं, जिसपे सबसे ज़्यादा काली मिर्च, लौंग, मतलब जितने भी गरम मसाले होते हैं इन पहाड़ियों में ही पाए जाते हैं। तो सबसे पहले कि दक्षिण पश्चिम क्षेत्र है, और फिर पश्चिम में समुद्र और पूर्व में पहाड़ियाँ हैं, जहाँ पे क्या पाई जाती है? लौंग, काली मिर्च और इलायची। ये व्यापारियों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। जैसे हम प्राचीन भारत में अगर पढ़ेंगे तो हमारा मतलब भारत का जो व्यापार था वो विदेशों से पहले से ही था। मेसोपोटामिया, रोमन, यूरोप, इन सबसे बहुत ज़्यादा मतलब हमारा व्यापार था। ठीक है, तो इसके लिए मुख्य केंद्र व्यापारियों के लिए बना, क्योंकि वहाँ जो यूरोप है वो एक ठंडा इलाका है, वहाँ के लोग ज़्यादा मांस मछली इन सब का सेवन करते हैं, तो इसके लिए उन्हें गर्म मसालों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो वो भारत पर पूरी तरीके से निर्भर थे मसालों के लिए। तो ये क्या हुआ कि इलायची, लौंग, काली मिर्च की वजह से केरल जो है व्यापारियों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। फिर इसके लिए मतलब केरल में व्यापार के लिए सबसे पहले जो भारत आने वाले व्यापारी थे वो कौन से थे? एक अरबी और एक यहूदी, जिसे ज्यूस बोला जाता है। तो ये अरबी और यहूदी सबसे पहले केरल आए थे व्यापार करने के उद्देश्य से। उसी के थोड़े टाइम बाद यानी कि 2000 साल पहले लगभग ईसा मसीह, जो क्रिश्चियन के जो भगवान गॉड होते हैं उनके धर्मदूत, कहा जाता है कि जो धर्मदूत होते हैं वो एक भेजे हुए गॉड के उपदेशक होते हैं, जो ज्ञान देते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं। तो वो आए थे, उनका नाम था संत थॉमस, सेंट थॉमस इंग्लिश में बोला जाता है। तो वो आए थे भारत व्यापार के उद्देश्य से, लेकिन उन्होंने व्यापार तो किया ही, साथ साथ में इनको क्या कहा जाता है? ईसाई धर्म को भारत लाने का श्रेय। मतलब उन्होंने भारत के केरल में ईसाई धर्म का प्रचार, यानी ईसाई धर्म जो आया भारत में उसका निर्माता इन्हें कहा जाता है कि यही भारत में ईसाई धर्म को लाए। ठीक है, उसके बाद आए इब्न बतूता लगभग 700 साल पहले भारत में आए। तो ये जो आए ये भी व्यापार के उद्देश्य से आए, और भारत की यात्रा, ये यात्री थे जो यात्रा करने के लिए आए। इन्होंने मुस्लिमों के बारे में अपनी पुस्तक में लिखा कि जो भारत है उसमें मुस्लिमों की दशा जो है बहुत अच्छी है, सम्मानपूर्वक है, सभी का यहाँ पे सम्मान होता है। तो उसके बाद वास्को डी गामा आए। वास्को डी गामा 1498 के टाइम पे आए और व्यापारिक मार्ग की खोज की, भारत के साथ नए व्यापारिक मार्ग की खोज की, क्योंकि पहले भी व्यापार होता था। यहाँ पे व्यापारिक मार्ग की खोज की का मतलब ये है कि यूरोप से कैसे व्यापार हुआ। पहले तो भूमध्य सागर के रास्ते व्यापार होता था, लेकिन 1453 में क्या होता है कि अरबों का आक्रमण हो जाता है भूमध्य सागर में, और जो रास्ता होता है भूमध्य सागर का उसे बंद कर दिया जाता है अरबों के द्वारा। तो यूरोप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, जिसमें पुर्तगाल, फ्रांस, ये सब जो यूरोपीय देश हैं वो परेशान हो जाते हैं कि किस तरीके से हम भारत के साथ व्यापार करें, क्योंकि वो मसालों के लिए, बाकी चीज़ों के लिए भारत पर निर्भर थे। तो व्यापारिक मार्गों की नई खोज शुरू करने की कोशिश की गई, जिसमें सबसे पहले पुर्तगाल के जो थे ये वास्को डी गामा, वो यूरोपीय रास्तों से नई मार्ग की खोज की। ठीक है, नए मार्ग की खोज की। तो वो 1498 में भारत पहुँचे, जो पहुँचे केरल में कालीकट पे सबसे पहले पहुँचे, और व्यापार वहाँ से शुरू हो गया अलग मार्ग से, भूमध्य मार्ग के अलावा। ठीक है, उसके बाद चीन पे देखें कि चीन की विविधता केरल में कैसी है। मतलब चीन की कुछ चीज़ें बिल्कुल केरल से मिलती जुलती है। जैसे चीन में जो मछली पकड़ने वाला जाला है उसका नाम है चीन वाला, केरल में चीन वाला ही बोला जाता है, और मछली पकड़ने का जो जाल है वो बिल्कुल चीनी जाले से मिलता है, यानी जो चीन का मछली पकड़ने का जाला है सेम टू सेम केरल में मछली पकड़ने वाले जाले से मिलता जुलता है। और दूसरा चीना चट्टी, ये है तलने वाला बर्तन, जिससे मछली तली जाती है, वो बर्तन भी बिल्कुल चीन की तरह मिलता है। फिर उसके बाद उपजाऊ भूमि, क्योंकि केरल में बारिश होती है, समुद्र से सटा हुआ है, तो वहाँ पे जो भूमि है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है कि चावल की खेती होती है और सब्जी उगाई जाती है। तो वहाँ का मुख्य आहार या खाने पीने की चीज़ों में सबसे पहले चावल आता है, और क्योंकि समुद्र से सटा हुआ है तो यहाँ पे मछली पकड़ी जाती है और सब्जी, ये सब वहाँ के लोगों का आहार है।
फिर त्यौहार माना जाए तो त्यौहार वहाँ का है ओणम, जिसे बोलते हैं नाव प्रतियोगिता। बड़ी बड़ी नाव होती हैं और उससे रेसिंग की जाती है, तो ये हो गया वहाँ का त्यौहार। तो दोनों के बारे में पता करने से ये पता चला है हमें कि वहाँ की परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग है। हमने भूगोल पढ़ा है दोनों का कि वहाँ पे ठंड है, इसीलिए वहाँ पे ठंड और रेगिस्तानी इलाके, इसीलिए खेती नहीं होती। लेकिन यहाँ पे अपोजिट है, यहाँ पे गर्मी है, बारिश भी है, समुद्र भी है, पहाड़ भी हैं। तो दोनों की जो विविधता है, अलग अलग भिन्नता है, वो किस वजह से है? भूगोल के कारण। वहाँ का भूगोल अलग है, यहाँ का भूगोल अलग है। तो ये इससे हमें विविधता के बारे में पता चला, लद्दाख और केरल के बारे में। अब आता है भारत की विविधता में एकता। आखिर भारत में विविधता जो है वो एकता एक कैसे है? क्योंकि जो विकसित देश हैं, अमेरिका, चीन, यूरोपीय देश, इन सब में क्या होता है कि एक ही धर्म जाति के लोग रहते हैं, तो वहाँ पे एकता बनी रहती है, उनका ये मानना है। लेकिन भारत इसका बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि पूरे भारत में अलग अलग भाषा, धर्म, जाति, रहन सहन, खान पान, संस्कृति के लोग रहते हैं। तो उन लोगों का ये मानना, उन देशों का, कि भारत इतनी विविधता पूर्ण समाज है, पूरा देश है, तो वो एक कैसे रह लेता है? वहाँ पे क्या गृह युद्ध नहीं होता, झगड़े नहीं होता? वो कैसे अभी तक एकता की भावना, मतलब एकता में बंधा हुआ है? तो वही दिखा रहा है कि भारत की जो विविधता है वो एकता में कैसे बंधी हुई है। तो माना जाता है कि भले ही भारत विविधतापूर्ण समाज है, लेकिन वो एकता के सूत्र में इसलिए बंधा हुआ है क्योंकि हमारे जो राजनीतिज्ञ थे, पहले के जो नेता थे, उन्होंने इसको